हमने पिछली बार किया था क्रिप्टो करेंसी, याद है आपको? और क्रिप्टो करेंसी में यूं तो बहुत कुछ है, मगर जितना आपको चाहिए उतना वहाँ से काफ़ी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोकन के बारे में, और टोकन के बाद हमने फंजिबल नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी को डिस्कस करना है। कई बार जैसे आपके नहीं मगर बाकी स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम उसमें पूछा गया कि एनएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नॉन फंजिबल टोकन। क्या आप टोकन शब्द से वाकिफ हैं? टोकन क्या होता है? आप कभी किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो आपको वहां एक टोकन दिया जाता है। आप इस पिक्चर को अगर देख सकते हैं, साफ साफ देखिए, यहाँ राहुल जी हैं, देखिए जी। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोग वहां आते हैं, अपने जूते चप्पल यहाँ रखते हैं, और उसके बदले में अंदर से एक आदमी आपको टोकन देता है। उस टोकन पे कोई नंबर लिखा होता है, और फिर उस नंबर के अकॉर्डिंग आपके जूते और जो है वो स्टैक, इनको बोलते हैं स्टैक, मैंने खानों में रख देते हैं। जब अपना वो आप अपना टोकन देंगे इनको वापस, तो ये फिर आप उसी ये जो है उसी स्टैक से आपके जूते चप्पल निकाल कर आपको वापस देते हैं। ये टोकन होता है। अब टोकन मतलब क्या है? ऑनरशिप ऑफ शूज, माने जिसके पास यह टोकन होगा, यह जूते या चप्पल उसी के माने जाएंगे। मान लीजिए आपकी मम्मी है और इन्होंने टोकन लिया इनसे, राहुल गांधी सेवा करने गए थे गुरुद्वारे में, तो एक पिक्चर वहां से ली गई है। अब ये चप्पल जो है उन्होंने वहां रख दी, टोकन दिया 22 नंबर का। अब मान लीजिए आपके हाथ वो टोकन देती हैं कि आप जाके जूते ले आओ, तो आप टोकन इनको थमाएंगे तो क्या आपको जूते नहीं देंगे? उन्होंने लोग नहीं पहचाने हैं, उन्हें नहीं मालूम ये कौन देके गया है। उनको सिर्फ पता क्या है? तो टोकन संख्या के बारे में। कोई भी वो टोकन लेकर आ गया तो उनके जूते चप्पल उनको दे दिए जाएंगे। तो टोकन का मतलब शूज नहीं है, टोकन मतलब सिर्फ क्या है? पहचान है उस वैल्यू की कि अच्छा ये जो जूते हैं चप्पल भी फलना टोकन नंबर वाले के हैं। जैसे जब आप कई बार एग्जाम देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहां भी आजकल स्टार्ट कर दिया है। वहां पर टोकन दे रहे हैं, बट यहाँ टोकन होते हैं बिल्कुल जैसे प्लास्टिक वाले टोकन, और वहां पर्चियां थी, समझा? तो पर्ची के रूप में टोकन दिए गए थे, वो पर्ची हमने जेब में डाल दी। जैसे मैंने एग्जाम देने गया था कई साल पहले, तो मुझे पर्ची दी गई थी, उस पर्ची में संख्या लिखी हुई थी 13 नंबर की, ठीक है जी। तो मैंने डाली वो पर्ची, और जब मैं देने उनको पर्ची वापस मैंने की, तो मेरा मोबाइल फोन उनके पास था और मेरा बैग उनके पास था। तो ये पर्ची नंबर 13 या टोकन नंबर 13 ये दिखाता है कि इसका ऑनरशिप किसके पास है? पर्ची नंबर 13 के पास। यदि पर्ची नंबर 13 मेरी कहीं गिर जाती और कोई और इसको ले जाता, तो क्या उसे सामान नहीं देते? वो दे देते उसको भी सामान। तो टोकन मतलब कुछ और नहीं, एक तरह से सामान की ऑनरशिप किसी आप संख्या पर जो है वो निर्धारित कर देते हैं, उसे टोकन बोल देते हैं। टोकन का अर्थ बिल्कुल नहीं कि वो जूते के बराबर हो गया, ठीक है जी। ऐसे मुद्राएं करेंसी होती है ना जी, तो करेंसीज की एक वैल्यू होती है। तो इस तरह से तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे एयर जॉर्डन इज नॉट ए शू, इट्स एन इमोशन, वो बाढ़ में जाए। कई जूते महंगे भी होते हैं, कई जूते सस्ते भी होते हैं। तो टोकन संख्या के लिए कोई ये मतलब नहीं कि महंगे यहाँ सस्ते हैं। टोकन के लिए सिर्फ क्या है कि अच्छा इसकी ऑनरशिप फलने आदमी के पास है। अच्छा, अगर गुरुद्वारे में कोई जाता है और वो वी शेप की चप्पल 100 रुपये वाली वहां रख के जाता है, और एक है कोई जो 20,000 रुपए के जूते रख के जाता है, दोनों को सिर्फ क्या मिलनी है? टोकन संख्या। ये मैटर नहीं करता कि किसके महंगे जूते हैं या सस्ते जूते हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ इसके जरिए हम कहने का प्रयास कर रहे थे। बस आपने यहाँ कुछ और जानना नहीं है, यहाँ आपका इतना काम नहीं है, बेफालतू की बातें हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स को हमने एक तरह से अंडरस्टैंड करना है। नॉन फंजिबल टोकन, कृपया इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखिएगा नॉन फंजिबल टोकन। टोकन शब्द आपको मैंने समझा दिया है। नॉन फंजिबल क्या चीज होती है आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल इतना छाप दीजिए कि नॉन फंजिबल टोकन, और इसका ब्रैकेट में ये भी लिखेगा कि NF और T। NFT की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछी जा रही है। तो नॉन फंजिबल टोकन फॉर स्टोरिंग फिजिकल एसेट्स, जो भी है। तो अब जरा बात सुनिएगा फिर लिखिएगा। जैसे भाई आपको गुरुद्वारे में क्या मिलता है? एक
मंदिर गुरुद्वारा जो भी है एक टोकन मिलता है, और वो जो टोकन है वो इंडिकेटर है आपके सामान का, है कि नहीं है? आपके सामान का इंडिकेटर है कि आपका सामान उनके पास है, और जो भी टोकन वो उसका बना देंगे। तो जैसे फील करना आप इस बात को, जैसे आप अपने जूते लेकर जाते हैं गुरुद्वारे में, अंदर रखते हैं उसको, तो वो टोकन आपको मिलता है। जूते आपके ही हैं, आपने सिर्फ उसका क्या लिया, टोकन। आपने थोड़े टाइम के लिए जूते वो अंदर रख दिए हैं। ये बात को जरा प्लीज गौर कीजिएगा इसके ऊपर। हो सकता है आप वहां से जूते वापस आधे घंटे में ले लें, और हो सकता है वहां से जूते चप्पल शायद 4-5 घंटे बाद लें। कई बार गुरुद्वारे में टहलते टहलते आदमी नहीं पड़ती नीड अंदर जूते चप्पल की, ऐसे भी हो सकता है। मैंने आपने कहीं ना कहीं अपने जो अपना सामान था, जूते चप्पल थे, बैग थे, उसको टोकन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर आपका सामान अंदर क्या हो गया, सेफ हो गया। आपको उसके बदले में क्या मिला है, सिर्फ टोकन मिला है। क्या टोकन क्लियर होगा आपको, टोकन क्या चीज होती है? अब नॉन फंजिबल टोकन क्या चीज है? इसका काम होता है स्टोर करना फिजिकल एसेट्स को। माने एसेट्स होती संपत्तियां, और आपकी जो भौतिक संपत्तियां हैं, एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो सीधे पूछेंगे इसका काम क्या है। तो भौतिक संपत्तियों को सुरक्षित करना, माने आपके जो फिजिकल एसेट्स हैं उनको आपने जो है वो सुरक्षित रखना है। इसका मतलब आपको समझाता हूं। होम है, बंगलो, प्रॉपर्टी जो भी आपकी, आपका होटल है, विला है, अपना घर भी है, कुछ भी है, आप इनके हमेशा प्रॉपर्टी ऑनरशिप क्या बनाते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स। आप इनके प्रॉपर्टी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये बनते हैं तहसील के अंदर जाकर, ऐसा ही है प्रोसेस। प्रॉपर्टी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट की फिर आपको पीडीएफ मिल जाती है आजकल ऑनलाइन तरीके से कि अच्छा ये फलना जगह है तो इसकी प्रॉपर्टी का मालिक फलना आदमी है। अब पते की बात क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब एनएफटी ऑफ दिस डिजिटल डॉक्यूमेंट, ये जो पीडीएफ में लिखा गया है कि फलना घर है, उसका मालिक आदमी है, उसका हम नॉन फंजिबल टोकन बना देंगे। अब नॉन फंजिबल टोकन का अर्थ समझिएगा। नॉन फंजिबल मतलब एनएफटी मतलब, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, नॉन फंजिबल, नॉन मतलब आप उसे कर नहीं पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। फंजिबल मींस ब्रेकेबल, फंजिबल मींस ब्रेकेबल, ब्रेक नहीं कर सकते हैं आप उसको। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है, सही है, तो क्या आप उसे ब्रेक कर सकते हैं? जब आप छुट्टे मांगते हैं कहीं से, उसका मतलब क्या है, ब्रेक करना ना उसको। आपने 100 रुपए के जो है वो 5 नोट ले लिए, इसको बोलते हैं फंजिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको भाई, फंजिबल। मैंने 500 रुपए के बदले कोई भी आदमी आपको 100 रुपए के 5 दे देगा, उसकी वैल्यू क्या है, बराबर है, तो वो ब्रेक हो सकता है आगे, राइट। इसी तरह से कुछ भी है, 100 रुपए का नोट है, 10-10 रुपए के मांगेंगे आप, तो ये भी क्या है, फंजिबल हुआ, इस तरह से, राइट। बट क्या 1 रुपए का सिक्का फंजिबल है? अब नहीं है। 1 रुपए के बदले आपको 50-50 पैसे शायद मिलेंगे ही नहीं। किसके पास है आजकल 50-50 पैसा? ये और बात है कि 50 रुपए 50 पैसे फिलहाल बैन नहीं किए गए हैं, बट है ही बहुत रेयर, क्योंकि इसकी डिमांड है ही नहीं मार्केट के अंदर। 50 पैसे का सिक्का कहीं भी डिमांड में है ही नहीं। बहरहाल अब देखिए, फंजिबल मतलब उसको ब्रेक करना, नॉन फंजिबल टोकन मतलब ऐसा टोकन जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मेरा घर है, मान लीजिए मेरा घर है, और मैं इसको फिलहाल बेचना नहीं चाह रहा हूं। ये एक होता है कि घर बेचना चाह रहे हैं, दो तरह की स्थितियां बन जाती हैं। अब बड़ी कमाल की चीज है नॉन फंजिबल टोकन। जब कोई आदमी अपना घर बेचता है तो हाथों हाथ क्या होती है कि पैसा दिया, घर बिका, और हम लोग जिनका पहले घर था वो वहां से सामान बांध कर निकलना पड़ेगा, नया आदमी वहां बैठ जाएगा कर। ये एक तरीका है, और इसी तरीके से घर संपत्तियां बिकती थी। आजकल क्या जुगाड़ है और क्या दिमाग लगाया, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ। आप कोई भी संपत्ति को फंजिबल बना दो। फंजिबल का मतलब यह है कि मार्केट में उनका डॉक्यूमेंट चला जाएगा,
कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बिकने को तैयार है, तो उसे कोई भी आदमी परचेज वहां से जो है वो कर सकता है। कोई भी आदमी ABC कोई भी उसको परचेज कर सकता है, कभी भी कर सकता है उसको। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब तक वो आदमी वहां रहने के लिए नहीं आता है तब तक आप वहां पे रह भी सकते हैं, बट प्रॉपर्टी किसी और के नाम जो है वो चली जाएगी। एक बात ये होती है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे नॉन फंजिबल टोकन में मान लो आपका जो घर है वो कितने लाख का, सपोज करिए 50 लाख रुपए का आपका घर है, तो आप इसे बेचना चाह रहे हैं। तो पते की बात यह है कि जब आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको खरीदार अचानक से जो है वो मिलता नहीं है कि इमीडिएटली आपको खरीदार मिल जाएगा। आपको कई बार साल भर वेट करना पड़ता है, कई बार 2 साल वेट करना पड़ता है घर बेचने के लिए। इतनी जल्दी कोई मकान वैसे खरीदता नहीं है। बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं कि रोड के पास में है कि नहीं है, कि पार्किंग की समस्या तो नहीं है, घर पुराना है कि क्या है, घर के आसपास में पड़ोसियों का विवाद तो नहीं है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसलिए जो है वो होता क्या है कि आप अगर चंबा में हैं तो आप अगर घर उसको बेचना चाहते हैं तो आपको चंबा के आसपास के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा कि यार मेरा घर बिकाऊ है, कुछ करो यार, बेचो उसको, जो भी है। और प्रॉपर्टी डीलर भी आपको रोप इन करने पड़ेंगे। अब इसमें नॉन फंजिबल में क्या है, आपने जब इसका नॉन फंजिबल टोकन बना दिया तो ये ऑनलाइन चला जाएगा। ऑनलाइन की दुनिया में कोई भी इसे परचेज कर सकेगा। तो हरियाणा का कोई भी आदमी कहीं का भी इसे जो है वो ले लेगा, उसको परचेज कर लेगा, उसको बाई कर लेगा, और उसके बाद वो चाहे यहां आए या ना आए, उसके नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो चढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब इस तरीके से होता क्या है कि अगर वो इधर आया नहीं, चंबा आया नहीं, उसके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ गई है, तो जब तक वो आता नहीं यहां पर तब तक आप घर में रह सकते हैं, क्योंकि अभी वो उसको इंटरेस्ट नहीं किया यहां जाकर एकदम से वो। अक्सर जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो हम 5-7 महीने उसको यूज में नहीं लाते हैं, ऐसा भी होता कई बार। दूसरी बात क्या है, अगर मान लो मैंने इसे ऑनलाइन तरीके से परचेज कर लिया, मैं हरियाणा का हूं, और 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे इसको सेल करना है, तो ऑनलाइन तरीके से उसको मैं सेल आसानी से कर सकता हूं। लेकिन दिक्कत क्या आती थी पहले, जैसे मान लो हरियाणा के आदमी ने चंबा में घर खरीद लिया, अब उसको बेचना अगर है, मान लो वो उसे पसंद नहीं आया यहां आकर, उसको बेचना है, तो उसको शॉर्ट टेंशन हो जाएंगे कि किसको बेचूं, किसको पकड़ूं मैं यहाँ पे। तो घर बेचने की जो समस्या है उसका सॉर्ट आउट कर दिया, सोल्यूशन निकाल दिया है। नॉन फंजिबल टोकन आप जारी कर देंगे। फंजिबल मींस ब्रेक नहीं हो सकता। वो 50 लाख है तो 50 लाख में ही बिकेगा, ये नहीं कि 10 लाख दिया और 1-2 कमरे में चला गया, ऐसा नहीं होगा, वो पूरे का पूरा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वो चल लिखिए इसके अंदर फटाफट से नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। तो लिखिएगा, भौतिक संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए, भौतिक संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए टोकन बनाए जा रहे हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, अगले पॉइंट में इसके जरिए प्रॉपर्टी ऑनरशिप के डिजिटल डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। इसके जरिए प्रॉपर्टी ऑनरशिप के डिजिटल डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। और उसे कोई भी खरीद सकता है, और उसे कोई भी खरीद सकता है, और उसे कोई भी खरीद सकता है। इस तरह से नॉन फंजिबल टोकन। तो मीन्स आपकी फिजिकल जो संपत्तियां हैं, माने घर है, उनको अब जो है बेचना काफी आसान हो गया है। और इस तरह की बातें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है इसके अंदर। नॉन फंजिबल टोकन में आपने समझ लीजिए कि इसका पर्पस है कि जो फिजिकल एसेट्स हैं आपके, उनको जो है वो क्या करना है जी, कन्वर्ट करना। ठीक है, डिस्प्ले। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तरलता, लिक्विडिटी, तरलता। पहले आपको समझाऊंगा मैं, उसके बाद फिर जो आप लिखना स्टार्ट करें। तरलता या लिक्विडिटी क्या चीज होती है, कृपया अंडरस्टैंड कीजिएगा।
हमारा टॉपिक है मनी सप्लाई को लेकर, कि मनी सप्लाई हम किस तरह से करते हैं। तो मनी सप्लाई में आप ये जानिए कि तरलता या लिक्विडिटी क्या चीज होती है। संपत्ति की तरलता, उसकी कितनी जल्दी आप या रोकड़े रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं उसकी तरलता। तरलता मतलब यह है कि कितनी जल्दी आप किसी संपत्ति को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी फास्ट। जितनी जल्दी आप अपनी संपत्ति में कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे, तरलता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जरा इमेजिन करिए आपके पास ऐसी क्या चीज है जिसको आप लेकर, जिसको आप अभी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम से। क्या हो सकता है ऐसा जो कि आपको इमीडिएट कैश चाहिए। सपोज आपको, मान लेते हैं ऐसा एक स्थिति ले लेते हैं, जैसे मान लो घर में कोई बीमार पड़ गया, ठीक है जी, घर में कोई बीमार पड़ गया और आपको इमीडिएट कैश चाहिए। मान लो बीमारी बड़ी है और 5-6 लाख रुपए चाहिए, 5-6 लाख रुपए। तो आप, हाँ जी, हाँ, गोल्ड को दे देना, मतलब इस तरह से। अब उन्होंने कहा गोल्ड, इसका मतलब ये है कि शायद इनको लगता है कि अगर आपको इमीडिएट 5-6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है या कोई पैसा आपको चाहिए, तो गोल्ड इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट, दिया नहीं कि कैश मिला नहीं। अतः गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करना बहुत क्या है, आसान है। अच्छा, आपको मैं अभी गोल्ड दूं तो कितनी देर में आप उसे कैश में कन्वर्ट कर देंगे? आप बोलेंगे अगर कोई छोड़ने वाला हो बाजार तक तो 5 मिनट लगेंगे। इज इट ट्रू और नॉट? अगर पहले जाना पड़ा तो 30 मिनट लग जाएंगे जाने में, और जैसे वहां पहुंचे तो बड़े सुनार हैं, बड़े ज्वेलर हैं वहां पे, किसी को भी थामेंगे तो तुरंत। कई बार कन्वर्ट लोगों ने करवाए भी और इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने जो ज्वेलर है वो कभी आनी नहीं करता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं, तोलते हैं फटाफट और 5 मिनट में आप भी फ्री और वो भी फ्री। पर आपको बोलूं कि इसके अलावा और क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसे आप कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत कैश में? आपके पास ऐसा क्या चीज है और जो आप दें और तुरंत आप कैश में कन्वर्ट करके लेके आ जाए? मोबाइल फोन हो सकता है कन्वर्ट जल्दी, कि टाइम लगेगा उसमें? मैंने गोल्ड के मुकाबले टाइम टेकिंग है वो। आप फोन लेकर जाएंगे, आनाकानी करेगा कि इसका टच पैड ठीक नहीं है, इसकी बैटरी अच्छी नहीं है, इसका फलना खराब है, इसकी साउंड अच्छी नहीं है ना, आनाकानी करेगा। इट मीन्स आप नेगोशिएशन में ही 15-20 मिनट वहां पे लगाओगे और शायद 2-4 दुकानें आपको देखनी पड़ जाएं इसके मोल भाव के लिए। इसके अलावा आप देखिए कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिल्वर है, चांदी, वो भी कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा, गोल्ड जैसा सिल्वर भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसके अलावा घर में आपने कई सामान रखे होते हैं, क्या बेड कन्वर्ट होगा जल्दी? अब बेड लेकर जाएं, नहीं होगा, राइट? टाइम क्या वैसे नहीं लेगा, वो लेगा, कौन लेगा इसको? इज इट नॉट? कन्वर्ट ही नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, इसके अलावा आप घर में गाड़ियां पड़ी होती हैं, कार है, स्कूटर है, क्या वो भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा? किसके पास लेकर जाएं? बाइक को, जो इमीडिएटली उसे उसके बदले कैश दे दे। आप एजेंसी के पास जाएंगे, शाम तक हो पाएगा वहां पे, शाम तक हुआ कि ग्राहक नहीं है, फलना है, आज का रेट बहुत गिर गए हैं, आपकी स्कूटी में तो प्रॉब्लम है, आवाज बहुत आ रही है, झूठी से 10 बातें गिनाएगा आपको। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने स्कूटी आप बेचना चाह रहे हैं और हफ्ता हो गया कोई नहीं मिल रहा है, महीना हो गया कोई नहीं मिल रहा है। इट मीन जो ये ऑटोमोबाइल्स हैं, कार हैं, स्कूटर हैं, इनको बेचना भी चैलेंजिंग टास्क है। बट इमीडिएटली आपको, आप घर में कोई बीमार है और 5 लाख चाहिए, तो भूल जाइए, स्कूटर और गाड़ी आपकी कन्वर्ट हो पाएगी 2-3 घंटे के अंदर, नहीं हो पाएगी। और इमीडिएटली चाहिए, घर बेचना हो तो भूल ही जाइए, आत्मा को शांति मिल जाएगी, तब तक घर नहीं बिका होगा, है कि नहीं है? इसका मतलब यह है कि घर को कैश में कन्वर्ट करना मीन्स इसको लिक्विडेट करना था, तो उसकी तरलता और कम है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, तरलता को बोलते हैं लिक्विडिटी। इसका मतलब है ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप किसी भी संपत्ति को कैश में कन्वर्ट करते हैं, और जितनी जल्दी आप कन्वर्ट करेंगे उतनी तरलता क्या होगी उसकी, ज्यादा। तो मैं आपसे पूछूं कि गोल्ड की तरलता ज्यादा है कि घर की तरलता ज्यादा है? गोल्ड की बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, इमीडिएटली 10 मिनट में खत्म, राइट? और ये नहीं कि आपको स्पेसिफिक कहीं जाना है, गांव के अंदर सोनार खुले हुए हैं, दुकान, उनकी दुकानें जी, शॉप से उनकी। तो ये नहीं कि अब कार बेचनी हो तो आपको कहीं किसी नूरपुर जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, संपर्क करने पड़ेंगे। पर गोल्ड ऐसी चीज है, कहीं भी कोई भी से परचेज सोनार
आसानी से कर लेगा। इसके अलावा ना जाने कितनी और चीजें हैं जिसको हम बेच सकते हैं, मगर फिर भी जो है वो। अच्छा मुझे बताइए, टमाटर की तरलता ज्यादा है या नलके की तरलता ज्यादा है? आपके घर में टमाटर पड़े हैं एक्स्ट्रा और आपके घर में नलके पड़े हैं, वो निकाल के आपने बेचने हैं, किसकी तरलता ज्यादा है? टमाटर की। रीजन क्या है? टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप बाजार में लेकर जाइए, तुरंत आप उसे भी बेच सकते हैं, पर नलका आपने रखा है तो वही वो बड़ी यूज है, फलना है, ऐसा है वैसा है। तो आप आई थिंक समझ गए तरलता क्या चीज होती है। लिखिए जी तरलता। तरलता हेडिंग डाल दीजिएगा। तरलता मतलब लिक्विडिटी। और हिंदी में ही इसे छाप दीजिए कि संपत्ति की तरलता उसे कितनी जल्दी आप रोकड़े रुपए में कन्वर्ट या परिवर्तित कर सकते हैं, उसे कहते हैं तरलता। और अंग्रेजी में लिखना हो तो लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, हाउ क्विकली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश, माने कितनी जल्दी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कहलाती है आपकी लिक्विडिटी, अर्थात उसे कहते हैं आप तरलता। राइट, तो ये है तरलता। बड़ी इजी चीजें हैं। लिखिएगा नीचे फिर, गोल्ड या सोने की तरलता बहुत ज्यादा है और घर की तरलता बहुत ज्यादा है और घर की तरलता बहुत कम है। ये आपको मैं समझा भी चुका हूं। सेलिंग गोल्ड टेक्स लेस टाइम, सेलिंग हाउस टेक्स मोर टाइम। तो गोल्ड को बेचना आसान है और घर को बेचना लगभग लगभग जो है बहुत टाइम टेकिंग है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, वो अपने घर को बेचना चाह रहे हैं, चंबा में है, कोई कांगड़ा में है, नहीं बिक रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि लोगों को घर नहीं चाहिए, बट वो मतलब बात ही नहीं बन रही है। उनकी डिमांड है 80 लाख रुपए की, तो कोई आ रहा 60 लाख बोल रहा, बात नहीं बन रही है। फिर कोई अगर उस रेट पे आ भी रहा है तो उसको कोई और दिक्कतें हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, पार्किंग नहीं है, फलना है, बाहर ऐसा नहीं है, घर के बाहर कोई जमीन नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, बहुत दिक्कत है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल। ये हम समझने वाले हैं ये चीजें क्या होती हैं। पहले आपको समझाऊं मैं। देखिए, आपने बॉन्ड कभी नाम सुना है? बॉन्ड क्या होता है? आपने सुना होगा हेलो बॉन्ड, फलना बॉन्ड, जो एक लिक्विड सा होता है जिसमें की चिपकाते हैं। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या चीज होती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बॉन्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। बॉन्ड मीन्स एग्रीमेंट, कोई समझौता, उसे बोलते हैं बॉन्ड। कई दफा या किसी प्राइवेट कंपनी को भी पैसा चाहिए होता है। सवाल यह है कि इनको पैसा क्यों चाहिए, ये तो बड़े पैसे वाले हैं। आपको शायद लगता होगा कि पैसे की जरूरत खाली आम इंसान को पड़ती है, सरकार को पैसे की जरूरत क्या पड़ेगी, सरकार तो बहुत पैसे वाली है, और मुकेश अंबानी के पास तो बहुत पैसा है, इसे क्यों पैसा चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा खर्चे होते हैं उतने पैसे की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब सरकार को भी पैसे की क्या होती है, रिक्वायरमेंट, समय समय पर। जैसे मान लो सरकार को स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, कोई योजना को लागू करना है, बट उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है, तो सरकार के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है किसके पास जाना जी, वर्ल्ड बैंक। किसके पास जाना भाई, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ही हमको लोन देता है। अंदरूनी कोई काम करना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, कुछ भी करना है, तो वर्ल्ड बैंक से हम क्या लेंगे, लोन लेंगे। बट वर्ल्ड बैंक हमें लोन किस में देता है, डॉलर्स में, और उसका मतलब हमसे वो फिर इंटरेस्ट भी लेता है। अब डॉलर में जब वो लोन हमको देता है तो डॉलर की वैल्यू क्या आती है जी, बढ़ती है, और हमारी मुद्रा की वैल्यू गिरती है। एक नुकसान तो ये,
खैर डॉलर में पेमेंट आएगी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वर्ल्ड बैंक के पास भी हम हमेशा जा सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। एक तरीका क्या होता है कि आप जनता से क्या लीजिए, पैसा लीजिए। किसके पैसा? अरे कई लोगों ने पैसे जमा करके बैंक के अंदर लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, उनसे दो पैसा। बट जनता से पैसा कैसे लें? मांगे सरकार की पैसा दो? नहीं, उसका तरीका क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल, ये नाम होता है उसका। और यदि कोई प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा उठाती है तो उसे बोलते हैं बॉन्ड। ये फर्क है। बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स, ये कागज का एक टुकड़ा होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, और उस पर सिर्फ लिखा यह होता है कि इतना पैसा हमने आपसे लिया है और 1 साल के बाद या इतने साल के बाद हम आपको इतना पैसा वापस करेंगे। मुझे आप बस ये बताइएगा, बैंक में आप तो बैंक की एफडी पर कितना ब्याज मिलता है आपको? सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6%, इससे ऊपर कभी मिला ही नहीं आज तक। मैक्सिमम 6% मिलेगा। वो साल की एफडी होती है, 2 साल की हो चाहे जो भी हो, 6% मैक्सिमम क्या है, ब्याज है। अब मैं बोलूं कि आप बैंक को पैसा देते हैं, बैंक आपको कितना ब्याज दे रहा है? 6%। अब मुकेश कि मुझे दो पैसा आप और मैं दूंगा आपको 8%, तो पैसा आप बैंक को देंगे कि अंबानी को देंगे? थोड़ा डर होगा दिल में कि बैंक तो सरकारी है, जो भी है, ये तो कंपनी डूब गई तो, और डर होता है। इसलिए ज्यादातर लोग बैंक में ही पैसा देते हैं एफडी के रूप में। बहुत कम लोग होंगे जो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, राइट? क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल ऐसा होता है कि बंदी डूबना चाहे, डर होता है, रिस्क लोग लेना नहीं चाहते हैं। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये भी बॉन्ड जैसे ही हैं, बस नाम डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स, ये भी एक कागज का टुकड़ा होता है बॉन्ड जैसा, और ये भी कहते हैं कि आप हमको पैसा दो, हम आपको साल के बाद 8% क्या देंगे जी, ब्याज देंगे। तो सवाल है कि गवर्नमेंट भी 8 दे रही है, प्राइवेट कंपनी भी 8 दे रही है, तो कौन सा चुनेंगे आप, गवर्नमेंट वाला कि सरकारी वाला? गवर्नमेंट का ना जी। गवर्नमेंट के फेल होने के चांसेस क्या हैं? गवर्नमेंट थोड़ा फेल, रेयर चांसेस हैं गवर्नमेंट ही बर्बाद हो, जैसे श्रीलंका की सरकार बर्बाद हो गई, बड़े रेयर चांसेस हैं। पर कंपनी के बर्बाद होने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा। तो लोग जो है वो पैसा यहां लगाना चाहेंगे, तो प्राइवेट कंपनी करती क्या है फिर? 8 की जगह वो क्या बोलती है? 10% क्या है, ब्याज देंगे। तो फिर आदमी सोचता है रिस्क तो है पर रिटर्न भी है, व्हाट टू डू? तो फिर आप इधर आ जाएंगे तो मुकेश अंबानी आपको 10% पे पैसा जो है वो वापस करेगा, समझे? तो इसको बोलते हैं क्या जी? बॉन्ड मीन्स एक तरह से एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? अभी मत लिखिएगा, रुक जाइए। एग्रीमेंट मतलब जनता ने इनको पैसा दिया और जनता और इनके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट कि 1 साल या 5 साल या जो भी बॉन्ड का टाइम है, तब तक ये उनका पैसा लेंगे, और बॉन्ड का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद यह इनको इतने % का क्या देंगे जी? ब्याज देंगे। बैंक में एफडी मैक्सिमम कितनी होती? 6%। गवर्नमेंट जो बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो मैं आपको समझा चुका हूं, यहां कितना इंटरेस्ट होता है? 8%। और प्राइवेट कंपनी बॉन्ड पे तो लगभग 8.5, 9 या 10 भी होता है, डिपेंड्स अपॉन स्थितियां किस तरह की हैं, ठीक है जी? तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो ये बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स कहीं ना कहीं लोगों से पैसा उठाने का तरीका है, लोगों से पैसा लेने का तरीका है, समझा आप? जैसे हम लोग बैंकों से लेते हैं ना पैसा जी, ये लोग जनता से पैसा लेते हैं इसके माध्यम से, ये इनका तरीका होता है पैसा उठाने का, ठीक है? नहीं है तो इसके पीछे एक और पर्पज ये भी होता है कि मनी सप्लाई को जो है वो कम कर दीजिए। मनी सप्लाई कम करने का क्या होता है कि अगर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ जाए तो क्या होता है? लोग खर्चे बहुत करते हैं, और जब खर्चे बहुत करते हैं तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। अब लोगों की जेब से पैसा कैसे बाहर निकाला जाए? क्या तरीका है? तो तरीका है कि एफडी के रेट बढ़ा दो, या गवर्नमेंट बोलेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या हो चुका काफी ज्यादा, तो हम चीजें खरीद ना करके गवर्नमेंट को ही पैसा या बैंक को पैसा दे देते हैं कि भाई ज्यादा ब्याज मिल रहा है, फलना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है जी? चलिए अब लिखते हैं इसके अंदर
कि बॉन्ड क्या होता है। लिखिएगा, एग्रीमेंट होता है। बॉन्ड एक तरह का एग्रीमेंट होता है, ठीक है जी। ये लिखने के बाद आप यह पूरी बात यहां से छापोगे, और बात क्या है, जब भी सरकार या कंपनी को पैसा चाहिए वह बाजार में प्रतिभूतियां जारी करती है। प्रतिभूतियों को बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है जी, सुन लिया आपने, बॉन्ड। यानी कि एक कागज का क्या है, ये टुकड़ा है, ये बॉन्ड और ये कुछ नहीं, कागज का क्या होता है। आप उसमें निवेश करिए, मैंने आप पैसा उसमें देंगे, और उसके बदले में किसी एक तारीख पर, वो चाहे साल के बाद होगी या 10 साल के बाद हो, वे लोग आपको कुछ पैसा वापस करेंगे, ठीक है जी। ये होता है बॉन्ड, या इसे बोलते हैं प्रतिभूतियां। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। इसे आप फटाफट से लिखिए, छापिए। बन गए जी। हो गए जी, छाप लिया। अब आगे लिखिएगा इसके बाद, गवर्नमेंट या TREASOR बाई ट्रेजरी बिल्स, को हम सरकारी बॉन्ड्स कहते हैं, को हम सरकारी बॉन्ड्स कहते हैं। माने ये बॉन्ड प्राइवेट होते हैं और ये जो है सरकारी बॉन्ड जैसे होते हैं। इस पर ब्याज दर FD के मुकाबले ज्यादा होती है। इस पर ब्याज दर FD के मुकाबले क्या होती है जी, ज्यादा होती है। FD के मुकाबले ज्यादा होती है इसकी जो ब्याज दर है। ठीक है जी, और कृपया लिखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी टाइम 1 साल से ज्यादा होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड जैसे होते हैं ना जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, और ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। और ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। तो 1 साल से कम मतलब कि ट्रेजरी बिल्स आपने खरीदे हैं तो आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा विद ब्याज। तो ये शॉर्ट टर्म क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़े समय के लिए निवेश करना। और ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल लंबा इन्वेस्टमेंट करना। ये आपका जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला जो मैटर है उसमें ज्यादा टाइम पीरियड लगता है मैच्योर होने में, जो आपके जो है वो जो आपका बॉन्ड है, ठीक है जी। अब आपको बताना है कि ये जो बॉन्ड होते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये भी लिक्विड होते हैं कि नहीं होते हैं, इनकी तरलता भी अच्छी होती है कि नहीं होती है। तो उत्तर इसका ये है कि ये बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इनको आप किसी भी समय किसी और आदमी को बेच सकते हैं। ये नहीं कि बस मैंने लिया तो मेरे को ही, मेरे साथ ही एग्रीमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो इसको किसी आदमी ने परचेज किया, इस आदमी ने बॉन्ड परचेज किया है 100 रुपए देकर, और 1 साल बाद इसको मिलेगा 108 रुपए, 1 साल के बाद। मगर
क्योंकि 8% क्या है जी ब्याज का दर। पर इसको इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, मान लो कुछ कम पड़ गया होगा, मान लो मेरी बेटी सोनू की कॉलेज की फीस भरनी है और इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो ये अपने बॉन्ड को किसी दूसरे आदमी को बेच देगा। हो सकता है शायद 102 रुपए में। साल बाद कितना पैसा वापस आना है जी? 108 में 108 आना है, 102 में से कोई बेच देगा, तो इससे फायदा कितना हुआ जी? 6 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं, उन्हें आप आज खरीद कर कल बेच भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको उतना वेट करना पड़ेगा। तो एफडी के मुकाबले काफी ज्यादा ये फायदेमंद नजर आती है। एफडी को आप समय से पहले तोड़ोगे ना जी, तो आपको ब्याज लगभग ना के बराबर मिलेगा, ऐसा कि नहीं है। मगर ये जो बॉन्ड्स हैं, इनको आप समय से पहले भी सेल कर सकते हैं। हाँ, जितना आप नेगोशिएशन कर सको। जैसे आपने 102 का बेचना है, 101 का बेचना है, 103 का बेचना, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि साल के बाद 108 बनना उसका, तो उस लॉजिक के आधार पर तो लिखेगा। बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरलता बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरलता बहुत ज्यादा होती है, अर्थात पड़ जाए, यदि पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ जाए, पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो आप इसे बेच सकते हैं। पैसे की इमीडिएट तरलता, और तरलता मतलब पैसा, सीधी सी बात है। द ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश को बोलते हैं क्या जी? तरलता। कितनी जल्दी हम या कितनी आसानी से हम अपनी संपत्ति को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं जी तरलता। अब तरलता या लिक्विडिटी जो है वो हर जगह डिफरेंट होती है। जैसे हम चंबा में हैं या कांगड़ा में हैं या मान लो हमीरपुर में है, यहाँ की तरलता थोड़ी कम होती है। तरलता कम होने का मतलब यह है कि अगर आप अपना रूम चेंज कर रहे हैं या आपकी ट्रांसफर हो रही है और आपका वहां बेड है और सामान है, आपको लगता है कि अगर इसको कहीं उठाकर ले जाना पड़ा तो खर्चा ही खर्चा है, कोई इसको हमसे खरीद ले तो बेटर है, तो आपको उसके खरीदार यहां मिलने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सेकंड हैंड चीजों का कोई जुगाड़ या कोई किसी का व्यापारी नहीं है यहाँ पे कि सेकंड हैंड चीजें रखे अपने पास, है ही नहीं फिलहाल इतना ज्यादा। पर आप अगर मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो वहां आपको सब कुछ मिलता है, बर्तन से लेके, गैस से लेके, सोफा से लेके, फ्रिज है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है वहां पे। तो मतलब आप यूं मान के चलिए, आपको दिल्ली अगर शिफ्ट होना है या चंडीगढ़ भी अगर आपको शिफ्ट होना है, तो आपको नया सामान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी शॉप्स है वहां पर जो ऐसा सामान जो है बेचती हैं। तो हम एक बार गए थे, मेरे किसी दोस्त ने बताया, तो मैं कॉलेज के बाद दिल्ली शिफ्ट हुआ था जॉब के सिलसिले में। तो मेरे दोस्त ने बताया कि फलना कोई वहां शॉप है, वहां पे बर्तन और प्लेट और ये बड़े अच्छे से मिलते हैं। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमको नए थोड़ा चाहिए होते हैं, हम कोई भी ले लेंगे तो कहीं भी सोचते हैं नए लेने हैं, पुराने यूज्ड क्यों ले। पर स्टूडेंट और ये परवाह नहीं मारते हैं, ज्यादातर यंग एज में परवाह नहीं मारते हैं। एक्चुअली होता वहां क्या है ना कि जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या होटल के अंदर 5 स्टार में वो बर्तन को ज्यादा समय तो यूज नहीं करते हैं। हम अपने घरों में बर्तन को यूज करते हैं जब तक उनकी सांस ना खत्म हो जाए, तब तो यूज करते हैं उसको, दरारें उसमें ना आ जाएं। बट वहां क्या करते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल है, तो थोड़ी सा भी कोई स्क्रैच आया तो रिप्लेस। और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे मतलब राष्ट्रपति भवन है, पीएम हाउस है, संसद है, इसके आसपास के एरिया में वो लोग कोई बर्तन आता है उसको वो यूज करते हैं 2-3 महीना, फिर वो उसको हटा देते हैं। ब्रांड न्यू, बिल्कुल नए नए होते हैं और क्लासिक। मैंने आपको जो प्लेट मिल रही है ना बाहर 100 रुपए की, जो घटिया से मिल रही है,
30-30 रुपए की अच्छी ब्रांडेड मिलेंगे आपको, प्लेट लगेगा कि यार कोई राजा महाराजा खाना खा रहे हैं उसमें, ठीक है, वैसे ऐसी चीज होती है। तो मेरे बोलने का अर्थ ये है कि वहां उन शहरों में अगर आप जैसे मान लो मैंने वहां सामान लिया था, वहां से फ्रिज ले ली थी मैंने 5,000 रुपए की वहां पे उस समय में, तो आसान क्या है, यूज किया, 2 साल वहां रहा। अब मान लो मेरे को प्राइवेट जॉब में क्या होता है, पूना शिफ्ट होना है, तो मेरे को अगर वो चीज लेकर जानी है तो जितना मैंने खरीदा उसको तो मेरे को रेंट पड़ जाएगा उस चीज का, वहां मतलब पहुंचाने का। तो बेटर क्या है, मैं उसको वहां बेच दूंगा और पुणे जाकर कोई सेकेंड हैंड नया सामान ले लूंगा। दिस इज बेस्ट थिंग। मगर ये यहाँ कम है, तो इसका मतलब क्या है कि कितना आसानी से हम अपनी संपत्ति को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। और तरलता जो है हर चीज की डिफरेंट डिफरेंट है। गोल्ड की तरलता ज्यादा है, घर की तरलता कम है। बट शहरों के अंदर देखेंगे तो उसी चीज की तरलता क्या होती है, ज्यादा होती है। शहरों के अंदर आप लिख के रखिए कि ये घर बिका हुआ है, तुरंत शाम को बंदे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं है। पर कम छोटे शहर में या गांव के अंदर, गांव में तो नामुमकिन है कि घर में लिखते हैं कि अब बिका हुआ है तो लोग लेंगे, जेलसी में नहीं लेंगे कि अच्छा हुआ नहीं ले रहा कोई, तो वो होता है। शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी होती है, गांव में क्या वैल्यू है उसकी, बड़ा जो भी है। तो हाई लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं जी, जिनकी तरलता बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, गोल्ड हो गया सबसे टॉप पे, तो वही है। डिमांड डिपॉजिट्स, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, व्हाट इज डिपॉजिट्स? आप डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, एफडी आरडी इनको बोलते हैं, बैंक में डिपॉजिट्स किया आपने। अब डिमांड डिपॉजिट्स और एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या होती हैं, एफडी आरडी हैं टाइम डिपॉजिट्स। मैंने आपको एक समय तक वेट करना पड़ेगा फिर वो मिलेगा। अच्छा मान लीजिए आपकी एफडी है, तो एफडी अगर तुड़वानी हो तो क्या टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है टाइम। आपको कल बुलाएंगे वो या परसों बुलाएंगे, और पोस्ट ऑफिस हुआ तो हफ्ते बाद बुलाएंगे आपको, जाओ, राइट। पोस्ट ऑफिस में वैसे कैश नहीं होता है, वो तो कंगाल है पहले से, राइट। और अच्छे बैंक में आप भी आपको 2 दिन वेट करवाते हैं कि नहीं कल आइए परसों आइए। इमीडिएटली इतना पैसा बैंक के पास होता नहीं है, और बैंक आपको ही सारा पैसा देते, फिर जो दिन में ग्राहक आ गए तो वैसे मान लो सुबह गए कि एफडी तोड़नी है 10 लाख की, तो बोले यार 10 लाख कैश ही 20 लाख पड़ा हुआ है, और 10 इनको दे दिया, और दिन में कोई और सन की बंदा आ गया तोड़ने के लिए, तो कि मेरे को भी तोड़वानी 10 लाख की, कैश नहीं बचा हो चाहे, फिर इमीडिएट कैश आप कहां से लाएंगे? और कई बार कैश की रिक्वायरमेंट 200, 2000, 2 लाख, 1 लाख, ये छोटे मोटे जो अमाउंट होते हैं, इसके लिए उनके पास पैसा बचेगा नहीं, तो बैंक को दिन में ही ताला लगाना पड़ जाएगा, भैया आप छुट्टी, आज काम नहीं हो पा रहा, हमसे कैश नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए जो इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स, अर्थात उनका मेच्योरिटी का टाइम होता है। एक आपने सुना होगा खुले खाते में पैसा रखना, है ना जी, माने ओपन उसमें रखना पैसा। जैसे आपके जो अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स, आप लोगों ने खोले होंगे सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उसे आप तुरंत निकाल सकते हैं, एटीएम में जाइए, कार्ड डालिए, निकल जाएगा वो। बट एफडी वाला पैसा तुरंत नहीं निकलेगा। तो मुझे बताइए सेविंग अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जब भी आपको डिमांड हो पैसे की, तुरंत आप उसको निकाल सकें, उसको बोलते हैं आप डिमांड डिपॉजिट। समझ रहे भाई आप लोग? देखिए, एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम मतलब आपने डिपॉजिट किया एक टाइम के लिए, जैसे 1 साल की एफडी, 1 साल के लिए। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, आपने वहां पैसा इसलिए रखा था कि आपको जब नीड पड़े तब आप वहां से निकाल लें, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, बचत खाता। कितने पेज हैं? नहीं आया मेरे को व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा, ओके।
बस 2 मिनट वेट करना, PDF मतलब व्हाट्सएप ओपन हो रहा है ना, यही आप वेट कर लो, फिर देता हूँ आपको मैं करके 2 मिनट, ठीक है। खाता, ठीक है। उससे आप जब आपको डिमांड पैसे की हो तब आप वहां से निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा लिक्विड, क्योंकि आप इनको जब चाहें बेच, ऑनलाइन तरीके से बिकता है ये। जैसे मान लो अगर अभी बेचना है मैंने, तो हार्डली मेरे को 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स में उनको मैं बेच दूंगा, समझा आप। इसके अलावा क्या होते हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स, किसी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, वो भी काम कितना है, 10-12 सेकंड्स का काम होता है, और बॉन्ड्स का 10-12 सेकंड्स का काम, इस तरह से। तो ये हाईली क्या होते हैं जी, लिक्विड, मतलब इनकी तरलता बहुत ज्यादा है। तरलता मतलब समझे ना आप जी, कितना आसान कैश में तब्दील करते हैं। तो ये कन्वर्ट, या आपका घर हो, उसकी तरलता बहुत कम होती है, क्योंकि इनको कन्वर्ट करने में कैश में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और लगता है भी है, ठीक है जी। चलिए एक लेक्चर इसका और चलेगा, कल हम डिस्कस करेंगे इसको। हमने पिछले कल क्या डिस्कस किया था जी? हाँ जी, ओके।
ओके, तो हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया तरलता के बारे में। तरलता मीन्स लिक्विडिटी, ऐसे ही जी, ठीक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है? जितना ज्यादा कैश लोगों के पास होगा ना, उतनी ज्यादा कह रहे हैं कि मार्केट में तरलता, क्योंकि कैश ऐसे ज्यादा लिक्विड कुछ होता ही नहीं है। और लिक्विडिटी माने तरलता होती क्या है? कितनी आसानी से आप अपने संपत्ति को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो लिक्विड एसेट है वो कौन सा है? गोल्ड। कैश तो खैर वो है ही है ना, वो तो खैर कुछ वो कैश ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट आप गोल्ड को भी बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड की तरलता बहुत ज्यादा है, घर की तरलता बहुत कम है, क्योंकि घर को आप कैश में कन्वर्ट बहुत देरी से कर पाओगे। इसके अलावा जैसे आपकी और संपत्तियां होती हैं, जैसे आपकी बाइक है, स्कूटर है, गाड़ी है, उसकी भी तरलता क्या है? कम है। आप उसे बेचना चाहोगे तो जल्दी से आपको खरीदार नहीं मिलेगा। आपको कोई जमीन बेचनी है, लैंड, उसकी भी तरलता क्या होती है जी? कम होती है। इवन दो आपके लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो बात की बात है, बट आप खरीदार ढूंढना चाहोगे तो जल्दी से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो रेट सेट किया और अगला आदमी जो उसको पे करना चाहता है वो प्रॉपर मैचिंग होना बड़ा जरूरी है। हो सकता है कोई आदमी आपसे लैंड लेना भी चाहे, बट जो रेट बोल रहा है और जो आप रेट बोल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा। पर गोल्ड वाले मामले में कोई दुविधा नहीं होती है, वो तोलेगा, बोलेगा इतने रुपए तोला चल रहा है, खत्म बात। कोई कोई मगजमारी है ही नहीं। बट जगह जो होती है वो कोई बेच देगा 20 लाख बिस्वा, कोई बेचेगा 30 लाख बिस्वा, कोई बेचे 40 लाख बिस्वा। फिर नेगोशिएशन बैठती है और महीना महीना भर नेगोशिएशन बैठती है। तो कई बार आप जमीन बेचना चाह रहे होते हैं, आज बिकती है, महीने बाद बिकती है, कई बार साल के बाद, बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट द राइट प्राइस फॉर दैट। तो बाकी चीजें आपको मैंने बोल दी हैं तरलता को लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने डिस्कस करी था, बॉन्ड क्या होता है जी मालूम है? बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड, बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। हाँ, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो बॉन्ड जारी करती हैं, और जो सरकार होती है वो जारी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स। दो चीजें हैं। इससे होता क्या है कि इनमें बहुत ज्यादा क्या होता है? इंटरेस्ट, ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती हैं। बैंक की एफडी में ब्याज दरें बहुत कम होती है। क्यों भाई? क्योंकि ब्याज की एफडी में रिस्क है 0% लगभग। बैंक ठप होने वाला नहीं है। 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है, पीएनबी 1995 से काम कर रहा है, अभी के भी खड़े हैं। ये तो है नहीं कि बैंक कोई खुलता है और 10 साल में बंद हो जाता है, ऐसा तो है नहीं है। बैंक के ऊपर भरोसा लोगों का बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैंक रिस्क बहुत कम लेता है, जिस कारण से बैंक में रखा पैसा आपका कंप्लीटली सेफ होता है। तो बैंक में अगर आपने एफडी कराई है, नथिंग टू वरी अबाउट, आपका पैसा क्या है जी? आपका पैसा सेफ है। ऑन द अदर हैंड, किसी कंपनी में आप पैसा लगा दोगे बॉन्ड के रूप में, रिस्क तो है ना वहां पे। अब कंपनी रिस्क फ्री नहीं होती है। कई बार कंपनी की इमेज रातों रात क्या होती है? डिमोलिश। सुबह कंपनी अच्छी थी, शाम को कंपनी गई, ऐसा भी होता है। जैसे अडानी ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। तो अडानी ग्रुप जो है उसके बारे में एक मैगजीन में नेगेटिव छपा जी, यूएस की मैगजीन है, उसमें नेगेटिव खबरें चली कि अडानी कंपनी ने अपने शेयर्स को फेक तरीके से उसकी वैल्यूएशन कर रखी है। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के एक तरह से कंपनी में हिस्सेदारी, तो उसके शेयर्स जो है फेक तरीके से उनकी वैल्यू बना रखी है, जिस कारण से उसकी नेगेटिव इमेज बनी। और जो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसमें, उन सभी ने कंपनी से पैसा वापस विड्रॉ कर लिया और कंपनी की इमेज रातों रात डैमेज हो गई। ये और बात है, कंपनी ने दोबारा से सरवाइव किया। खैर वो हमने डिस्कस कर लिया था, दोबारा से वही बातें डिस्कस करने में फायदा नहीं है। और डिस्कस करने जा रहे हैं कि मनी के बारे में। जो कैश होता है वो हम क्यों अपने पास रखते हैं? तो हेडिंग डाल दीजिएगा, व्हाई वी कीप कैश।
हम क्यों कैश अपने पास रखते हैं? वाई वी कीप कैश? हम अपने पास कैश क्यों रखते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैश होता है वो एक टाइम पे उसकी नीड ज्यादा थी, अब कैश की नीड क्या है? कम। हो सकता है आप घर से निकल आए और बिना कैश के आए, आपको अब फोन की चिंता होती है, बस फोन साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी से छोटी दुकान पर भी यूपीआई ट्रांसफर हो जाता है। कंडक्टर बस में जाना है, शायद वो भी आपको यूपीआई से ट्रांसफर अलाउ कर देगा। इज इट पॉसिबल? राइट, इट इज पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि अब कैश पे हमारी डिपेंडेंस क्या है। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड यूपीआई जो 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई, उसके बाद जो बदलाव आए हैं। बट चलो थोड़ा पीछे जाते हैं। एक दौर ऐसा था कि लोगों को सैलरी मिलती थी कैश में, है ना जी? यदि आपको याद होगा तो यदि आपके पेरेंट्स थे या कुछ भी थे जिनको सैलरी मिलती थी 1 तारीख को, 3 तारीख को, तो पैसे जेब में डालकर आते थे, फिर उसको आरडी में डालना, यहाँ वहाँ करना, पैसे को कैश में ही सारा डील होता था। आज की डेट में सारी सैलरी किसके जरिए आती है? ऑनलाइन जरिए आती है, खाते में सीधे, और आप कैश निकालते हैं बड़ा ही रेयर। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको क्या आज भी कैश चाहिए होता है? हाँ, चाहिए होता है। तो कैश हम रखते क्यों हैं? 3 तरह के इसके पीछे विचार हैं। पहला विचार है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मोटिव, माने लेन देन का विचार। पहला क्या है? हिंदी वाले लिखेंगे लेन देन का विचार, लेन देन का उद्देश्य, लेन देन का विचार, और इंग्लिश में लिखेंगे ट्रांजैक्शनल मोटिव। जॉन मेनाई कीन्स नाम के व्यक्ति ने ये थ्योरी दी थी, और जॉन कीन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर। 2 तरह के मॉडल थे, एक था क्लासिकल मॉडल, एक था कीनेजियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी, राइट? जो क्लासिकल मॉडल है वो कहता है कि सरकार को बाजार में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और ये वही बंदा जिसने कहा था, जिसको बोलते हैं कीनेजियन मॉडल। ये कोई छोटा मोटा अर्थशास्त्री नहीं था, ये इसने कहा था, इसकी विचारधारा चलती है पूरे विश्व में। इसकी विचारधारा बोलती है कि गवर्नमेंट को बाजार में दखल देना चाहिए। इनका मानना है कि जो बाजार है, जो व्यापारी हैं, वो मुनाफाखोरी करते हैं कई बार और आम जनता को लूटते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, क्या सच में व्यापारी मुनाफाखोरी करते हैं? व्यापारियों को खुली छूट दे दी जाए, क्या करेंगे ऐसा? वो पक्का करेंगे। कोविड के टाइम पे जो मास्क हैं जो 10 रुपए के आते थे, 80-80 रुपए के बिके। हद तो ये है कि डीसी ऑफिस चंबा के जरिए उस समय पे मास्क N95 परचेज किए गए थे, जिसकी बाजार में वैल्यू थी, ऊपर जो दुकानें हैं, 90 रुपीज, N5 का 90 रुपीज, और वो 300 रुपए परचेज किया गया। जबकि 95 वो हमको दे रहे हैं, तो होलसेल प्राइस क्या होगा उसका? क्या डीसी ऑफिस ने जब वो मास्क लिए होंगे, क्या सिंगल सिंगल पीस लिया था कि थोक में लिए थे? कहीं से थोक में लिए थे, तो थोक प्राइस अगर 90 भी मान लो रख के चलते हैं, तब भी 300 कैसे हुआ? दिस इज कॉल्ड स्कैम। इसका मतलब खुली छूट दे दी जाए अगर मार्केट को, तो किसी भी दाम पर चीजें बेचना स्टार्ट कर देगी, ये फैक्ट है। तो आप देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो प्याज के दाम बढ़ रहे हैं जी, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज मान लो पहुंच गया 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो पहुंचते ही जमाखोरी स्टार्ट हो जाती है। जो दुकानदार हैं वो प्याज को जमा करते हैं और ये सोचते हैं कि 150 हो जाएगा ना, तब वो उसको बाहर निकालेंगे। जो प्याज उन्होंने खरीदा था 70 रुपए किलो, 150 में बेचने की उम्मीद में है वो। ये जमाखोरी जो करते हैं, इससे क्या होता है, मार्केट में इंप्रेशन जाता है कि प्याज तो है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर दुकानदारों ने प्याज तो गोदाम में लॉक कर दिया। अब प्याज नहीं है तो पैसा हो गया, धन हो गया, उसे वो निकालेंगे जब प्राइस उसके आसमान छूना स्टार्ट करेंगे, 160, 170, तब निकालेंगे वो प्याज को आराम आराम से और पैसा छापेंगे। ये एक सोच है। तो कीनेजियन मॉडल कहता है कि सरकार को मार्केट में कार्रवाई करनी चाहिए। तो जब प्राइस चाहे वो टमाटर के हैं या मान लो दालों के हैं या मान लो प्याज के हैं, जब स्काई रॉकेट हो जाता है, बड़ी स्काई रॉकेट, आसमान छूना, 60, जैसे मान लो प्याज 150 रुपए किलो हो जाए,
तो उस टाइम पे सरकारी अधिकारी, प्रोबेबली फूड इंस्पेक्टर, दुकानों में रेड डालते हैं और गोदामों में अगर ऐसा मिला जो जमाखोरी बोलते हैं तो उनके गोदाम सील कर दिए जाएंगे। तो जब ऐसी रेड पड़ती है दो चार दुकानों के अंदर, दो चार दुकानों में रेड पड़ने के बाद सभी दुकानदार फटाफट से गोदाम से प्याज लाके बाहर कर देते हैं। चलो, तो ऐसे ही बाजार में प्याज की फिर बढ़ जाती है और कीमतें उसकी नीचे आ जाती हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, मैं उनको बताऊंगा बाद में जाकर। इन्होंने कहा था कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने अदला बदली का साधन है ना जी। आपने ब्रेड तो रोज लेना है। अब ब्रेड मतलब इंडिया में थोड़ा ना ब्रेड रोज लेते हैं, राइट। बट ब्रेड का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ब्रेड मतलब रोटी, राइट। हाँ जी, डेली नीड, बट ब्रेड का मतलब रोटी होता है हमारे यहाँ पर। हम आटा ले आते हैं इकट्ठा और हम रोटी खुद बनाते हैं। मगर यूरोप के अंदर वो रोटी बनाना नहीं जानते हैं, चपाती बनाना उनको आती नहीं है। तो वहां उनकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, बेकरी होती हैं, वहां बनते हैं ब्रेड। और अब जिसने रोज ब्रेड लेने उन्होंने, तो ब्रेड का उनका रोज का काम होता है। ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। तो रोजमर्रा की चीजों के लिए आप हमेशा अपने हाथ में क्या रखते हैं जी, कैश। क्योंकि हो सकता है कि आप जहां छोटे मोटे दुकान पे जाएं सुबह सुबह, वो यूपीआई यूज ही ना करता हो, राइट। हो सकता है, या कई बार यूपीआई काम भी ना करे, या क्या कई बार आपका इंटरनेट प्रॉपर ना चल रहा हो, तो जेब में कैश होगा तो चांसेस हैं कि आप, अगर ऐसा हुआ तो आप पे कर पाएंगे उसे। इज इट ट्रू नॉट? तो इसमें लिखेंगे आप रोजमर्रा की चीजें जैसे ब्रेड, बटर या मिल्क, इन्हें खरीदने के लिए इंसान अपने पास कैश रखेगा, क्योंकि शायद छोटी मोटी दुकानों में चेक, कार्ड, भीम इत्यादि नहीं चलेगा। तो एक इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मोटिव, माने लेन देन का इरादा या लेन देन का उद्देश्य। ठीक है जी। तो रोजमर्रा की चीजों के लिए आप अपने पास क्या रखते हैं जी, कैश। हो सकता है 2000 रुपए, 4000 रुपए, या डिपेंड्स अपॉन कि आपके अपने रोजमर्रा के खर्चे क्या हैं जी। दूध, दही, बटर, सब्जियां, टमाटर वगैरह लाते हैं आप दुकानों से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए भाई, कैश रखने का दूसरा रीजन क्या होता है, प्रिकॉशनरी, एहतियाती। कैश रखने का दूसरा मोटिव क्या होता है, एहतियाती। मतलब क्या, जैसे सपोज कर लो कि सडन एक्सपेंडिचर, एकदम खर्चा इन्वॉल्व हो गया, इमरजेंसी आ गई। मतलब जैसे सपोज कर लो कि कहीं मतलब कोई बीमार पड़ गया, तुरंत आपको निकलना है। तो निकलने के लिए कैश क्या है, जरूरी चीज है। इज इट ट्रू नॉट? अरे रात के अंधेरे में निकलोगे आप, कहीं एटीएम भी नहीं होगा जी, और पेट्रोल पंप पे जाओ, चाहे वहां पे यूपीआई काम ना करता हो, मैंने अपनी सुरक्षा है कि नहीं उसमें, कैश के अंदर। बट कैश तो हर कहीं लगेगा, हर कहीं चलेगा। तो सडन एक्सपेंडिचर माने एकदम से कहीं खर्चा आपका तैयार हो जाए। या इंपल्सिव क्या होते हैं जी, परचेज। इंपल्सिव परचेज मतलब ये हुआ कि आप मेले में गए, मिंजर का मेला लगने वाला है, मेले में आप गए और मन आपका नहीं था कुछ खरीदेंगे, मगर वहां देखा लगा कि यार ये तो लेना चाहिए। अब दुकानदार बोलेगा यूपीआई तो है नहीं। मान लो मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई के दौर के पहले की, ठीक है। यूपीआई को फिलहाल मत बीच में लाना। यूपीआई तो अब इंडिया इतना आगे चला गया है ऑनलाइन पेमेंट के दौर में, मुझे बताना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आज आप इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कैश हमें क्यों चाहिए, है कि नहीं। आज की डेट में कैश पर हमारी डिपेंडेंसी लगभग जीरो हो चुकी है। मैंने बिना कैश के भी हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई नीड पड़ जाए हॉस्पिटल में, कहीं भी जाना है, गाड़ी कहीं भी पेट्रोल पंप, सब में यूपीआई है, चिंता की बात कोई है नहीं। पर मैं ये कह रहा हूं कि आज का 5 साल पहले की सोचिए, तब आदमी अपने पास कैश क्यों रखता होगा, इमीडिएट रिक्वायरमेंट, इमीडिएट खर्चा आ गया। इंपल्सिव परचेज मतलब कि एकदम से आपको कुछ खरीदने का मन कर गया तो कैश होना चाहिए। और आप जानते हैं कि परफेक्टली लिक्विड क्या होता है जी, कैश। अर्थात सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है जी, कैश की। कि कैश तो कहीं भी लग जाएगा। और फिर उसके बाद किसकी होती है जी, गोल्ड की। फिर डायमंड और हाउस। मतलब ये बताने का तरीका है कि आप जब बेचना चाहोगे तो सबसे आसानी से बिकेगा गोल्ड, फिर उससे आसानी से बिकेगा डायमंड, और हाउस की प्राथमिकता क्या है, बहुत बाद में जाकर है। डायमंड की प्राथमिकता बिकने की गोल्ड से कम क्यों है? कि गोल्ड की पहचान करना बहुत इजी है। आम से आम आदमी पहचान लेगा यूं करके उंगली से, पत्थर से, कि गोल्ड है कि नहीं है। पर डायमंड पहचान के दिखा, राइट। इज इट ट्रू नॉट? तो डायमंड की पहचान करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो डायमंड जो है सोनार ही पहचान पाएगा,
आम आदमी उसे नहीं पहचान पाएगा, इसलिए वो थोड़ी कम बिकती है। या फिर जो दुकान, जो ये अपने ज्वेलर की शॉप्स होती हैं, छोटी मोटी जो ज्वेलर की शॉप्स होती हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं होता है, वो भी डायमंड की डील करने से हिचकिचाते हैं कि कहीं फेक हुआ तो पंगा है। नेक्स्ट होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य, सट्टा लगाना कहीं पे, ठीक है जी। जैसे आपने बॉन्ड लेना है, गोल्ड लेना है, लैंड खरीदनी है, तो क्या चाहिए? कैश चाहिए ना आपको। लैंड परचेज करनी है तो आप ज्यादातर कैश में पेमेंट करना चाहोगे, क्योंकि कैश में पेमेंट करोगे तो सरकार को जानकारी नहीं मालूम चलेगी कि आपने कितने का लेन देन आपस में किया है। और गोल्ड खरीदना है तो आप गोल्ड भी जब खरीदने जाते हैं तो कैश में ही आप रेफर, कैश में की गई पेमेंट्स रिकॉर्ड में नहीं आती हैं, थोड़ा सेफ रहते हैं आप भी। और बॉन्ड खरीदने हैं तो भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड है, कर लिए परचेज कैश में, जो भी है। देन आई विल यूज दिस कैश टू बाय, जो भी, ठीक है जी। मैं इसमें रोकड़ा रवि रखता हूं, जो भी है। मगर ये जो मैंने आपको पढ़ाया, इसकी जो फिलॉसफी है, यूपीआई के ज्यादा चलने से थोड़ी कम हो गई है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एकदम से खर्चा पैदा हो जाए तो हमें कैश रखना क्या है, जरूरी है, कोई ऐसा नहीं है। आजकल तो यूपीआई जो है रेडी रेडी पे चल रहा है। बिहार से लेके तमिलनाडु, कहीं पे भी आप जाइए, किसी भी गांव में जाइए, यूपीआई क्या है वहां पे अवेलेबल। अरे हद तो ये है कि बिहारी के पास भी यूपीआई कोड पड़ा होता है। आप कभी एक बड़ी सिटी में जाइए और आपको पे करना है उसको, तो आप, कोई भिखारी आपके पास आ जाए, मैंने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जी, जिसमें भिखारियों के पास भी क्या है, क्यूआर कोड है, तो बोलते हैं इस पर स्कैन कर दो 10 रुपए या जो भी है। तो ये दिखाता है कि जब भिखारियों के पास यूपीआई पेमेंट का रास्ता है, दुकानदार के पास तो पक्का होगा, रेडी वालों के पास तो पक्का होगा, और पेट्रोल पंप के पास तो कौन सी ऐसी जगह बची आज के डेट में जहां यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रही। तो इसलिए फिर कैश पर डिपेंडेंस हमारी क्या है, अब कम से कम है। इसके फायदे क्या हैं आपको बताऊंगा सारे के सारे में, ये हमने डिस्कस कर लिया। प्रिकॉशनरी ट्रांजैक्शन मतलब सब्जी लेकर आना है। प्रिकॉशनरी डिमांड मतलब एकदम से आप बीमार पड़ गए तो कैश होगा तो जल्दी से आप, बट फिर वही बात है ना, अगेन यूपीआई के दौर में ये बातें इतनी सार्थक नहीं है। और स्पेकुलेटिव डिमांड मतलब जमीन का कहीं टुकड़ा लेना है, आपने खरीदना है जी, या आपने गोल्ड खरीदना है, कि सडनली जो है वो जो गोल्ड के दाम है वो गिर रहे हैं, तुरंत आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। चलिए, ये डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल डिमांड फॉर मनी, ठीक है। अच्छा, मार्केट में जो कैश की जो डिमांड होती है जी, मार्केट में कैश की डिमांड, मान लो आप बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक मैनेजर हैं आप, तो बैंक मैनेजर को ये पता होता है कि रोज मेरे यहाँ कैश की डिमांड क्या है, 10 लाख की है कि 20 लाख की है कि 30 लाख की है, उसे पता होता है। तो वो कैश की डिमांड करता है और फिर ट्रेजरी से उसे क्या आता है जी, कैश आता है, ठीक है। इसे देखिए, जो कैश होता है ना, हर बैंक का एक क्या होता है, कैश हाउस बोलते हैं उसे। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या इधर एसबीआई है, इनका जो कैश बैंक है वो नूरपुर में है। तो नूरपुर से कैश आता है चुरा के लिए, सूनी के लिए, भटियात के लिए, कैश वहां से आता है। और कैश जाता है ट्रेजरी पहले, फिर वहां चेकिंग होती है उसकी, उसके बाद फिर कैश इधर आता है, ठीक है जी। आप बस इतना समझिएगा कि बैंक जो है वो लगभग हर दिन कैश की डिमांड देता है कि हमको इतना कैश चाहिए, समझा आप लोग। यूपीआई आने के बाद कैश की डिमांड की नहीं हुई है, बट फिर भी कैश की डिमांड तो है ही है, आज भी बहुत लोग कैश में पेमेंट करते हैं। तो कैश की डिमांड कितनी है डिपेंड करता है 3 चीजों पे, ट्रांजैक्शनल डिमांड, स्पेकुलेटिव, और एक यहां छूट गया, दैट इज प्रिकॉशनरी। तो 3 तरह की डिमांड होती है, ट्रांजैक्शनल डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव डिमांड। ये 3 डिमांड क्या पैदा करती हैं जी, कैश की डिमांड। ये तीनों डिमांड कैश की डिमांड पैदा करती हैं। चलिए, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है आप बताइए जी।
स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है? 3 तरह की डिमांड थी ना, स्पेकुलेटिव और प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शनल। इन तीनों में डिफरेंस क्या? एक बताइए कोई एक बता दीजिए। स्पेकुलेटिव, ट्रांजैक्शनल और जो प्रिकॉशनरी है उनमें से कोई एक एक्सप्लेन कर दीजिए। आगे हम्म हम्म ठीक है, रोजमर्रा की चीजों के लिए। और प्रिकॉशनरी क्या है जी? इमरजेंसी के लिए। जैसे कि इमरजेंसी में क्या है? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कोई डेथ कहीं हो जाती है ना, जैसे मामला पड़ जाए तो कैश के पेमेंट सडन। और ट्रांजैक्शनल बताइए भरत आप। ट्रांजैक्शनल मोटिव और सॉरी स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है? कई बार लैंड के रेट गिर जाते हैं। ये नहीं कि सारी लैंड, कोई आदमी को मजबूरी पड़ गई है, उसने कहा मेरे को जमीन बेचनी है और शाम तक डील डन करो, मेरे को फटाफट से निकलना कहीं जमीन बेचकर। होता कई बार ऐसा। कई बार आपका लक इतना अच्छा होता है कि किसी आदमी को मजबूरी फंसी होती है तो वो उसको तुरंत निकलना है जमीन बेचकर, क्योंकि कहीं वो सेटल होने वाले हैं या उसकी जॉब कहीं लगी है, उसको अब यहाँ रहना नहीं है। तो इस चक्कर में कई बार लोग जल्दी से जमीन बेचना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इमीडिएटली वो लैंड बेचना चाह रहे हैं। तो अब आपको अगर वो लैंड लेनी है तो इमीडिएटली क्या चाहिए? आपको कैश चाहिए। तो कई बार लोग कैश को तब भी रखते हैं कि कोई ऐसा अगर कोई टकर गया आदमी जो सस्ते में जमीन बेचना चाह रहा हो तो तुरंत कैश में पे करेंगे और खरीद लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आज भी इस तरह की चीजें कैश में ही ली जाती हैं और ऑनलाइन तरीके का चलन इसमें है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जब आप पेमेंट्स करते हैं तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहता है और ज्यादातर ये जो पेमेंट्स होती हैं इसमें लोग जो है वो थोड़ा सा जो एग्रीमेंट करते हैं वो कम अमाउंट का ही होता है। जैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जानते हैं एक होती है स्टाम्प ड्यूटी, मालूम है आपको? स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है? जब आप जमीन रजिस्टर करते हैं जी, या कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं तो आपको सरकार को एक कर देना होता है, उसे बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी। जमीन और घर जो भी खरीदते हैं आप। तो मेरे एक रिलेशन में एक अपने हैं, उन्होंने रोड के पास में जमीन परचेज की, लगभग 10 लाख रुपए की। रोड बनी नहीं थी वहां पे प्रॉपर तरीके से, मगर कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, बड़े साल पहले की बात है। तो उन्होंने जमीन खरीदी 2 लाख रुपए की, आज से 10 साल पहले की बात हुई है। और किसी ने बताया था उनको कि रोड के पास की जमीन, रोड यहां से निकलने वाली है तो जमीन ले लो, रोड के पास फिर कोई दुकान बना देना, यहाँ पे जमीन की फिर वैल्यू बढ़ जाती है रोड बनने के बाद। उस इरादे से उन्होंने खेत को किसी से, गांव वाले से ले लिया और उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए, मगर कागज में क्या चढ़ाया उसे? 50,000 रुपए। ठीक है जी, 50,000 बचाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पड़ेगी जितना अमाउंट का आपका डील हुआ है। 50,000 पे स्टाम्प ड्यूटी कम होगी और उस पर 2 लाख पे ज्यादा होनी थी। अब उन्होंने ये खरीद लिया 50,000 कैश देकर, जो भी है स्टाम्प ड्यूटी दी 6-7 हजार रुपये और कर दिया। जब वो रोड बनी तो उसकी जो पैमाइश हुई उसमें उनका खेत रोड में आ गए और लॉ कहता है कि अगर रोड कहीं से निकल के जानी है तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आपको सर्कल रेट के हिसाब से या आपकी जो डील हुई है जो कागजों में हुई है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब 2 लाख रुपए की जमीन दी थी और उस पर चढ़ाया था कितना? 50,000। तो उन्होंने देखे क्या ये तो 50,000 में इसने परचेज की हुई है, तो उन्होंने उनको 80,000 दिया और खाली करवाई जमीन। यानी बिलीव हो गया 1,20,000 रुपए का। और रजिस्ट्री के लिए जो 7,000 रुपए दी थी वो तो अलग से थी। तो मेरे बोलने का अर्थ क्या है कि हम ज्यादातर केसेस में कैश में ही डील क्यों करते हैं? स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए। स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा है, आई थिंक 18% के आसपास है। वो पैसा बचाने के लिए हम अंडर वैल्यूएशन करते हैं। बट अंडर वैल्यूएशन में दिक्कत क्या आती है कि अगर आपने किसी को बेचनी है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट गवर्नमेंट अगर आपसे टेक ओवर करती है तो फिर आपको मिलेंगे रेट कैसे वाले? जो आपने परचेज की थी या फिर सर्कल रेट के। सर्कल रेट पटवारी तय करता है कि इस जमीन के भाव क्या होंगे, और पटवारी जब तय करता है ना जमीन के रेट तो पूछो मत, आप गाली देने को मन करता उसको कि कौन सा रेट है ये। मतलब इतने कम रेट सरकार लगाती, इसकी हद नहीं है। गांव है, कोई यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ इसका रेट क्या होगा?
तो वो अपने तरीके से लेते हैं जमीन को। तो दिस इज वेरी बिजार, पर क्या करें। चलिए आगे देखते हैं जी। इसके अंदर हमने ये 3 मोटिव्स पढ़े कि कैश रखने के 3 रीजंस क्या होते हैं। और हम बात करेंगे जी संपत्ति और देनदारी की। बैलेंस शीट आपने नाम सुना होगा। बैलेंस शीट जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कुछ और नहीं, देनदारी और संपत्ति का ब्यौरा होता है किसी कंपनी का, समझा। जैसे बैलेंस शीट मतलब ए कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। संपत्ति और देनदारी के ब्यौरे को बोलते हैं क्या भाई, बैलेंस शीट। यदि किसी कंपनी की बैलेंस शीट खराब है, यदि किसी कंपनी की बैलेंस शीट खराब है, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी है जो है वो बढ़ गई है। ये बैलेंस शीट किसी कंपनी के देनदारी और संपत्ति का ब्यौरा बैलेंस शीट कहलाता है। किसी कंपनी के संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा क्या कहलाता है जी, बैलेंस शीट कहलाता है, समझे आप। उसे बोलते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट, बैलेंस शीट। नाउ सी, संपत्तियां विच विल हेल्प जनरेट इनकम। एसेट क्या होते हैं, जो आपके लिए इनकम पैदा कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं आप एसेट। अब एसेट क्या हो सकती है, संपत्ति क्या हो सकती है, एनी गेस। और लायबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे, जो का पैसा लेकर जाती है, जिनके लिए आपको पे करना होता है, वो होते हैं लायबिलिटीज। और जिनसे आपको इनकम आती है उसे बोलते हैं आप एसेट। तो फर्स्ट पॉइंट में पहले आप लिख लीजिए, फिर आपको समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट है जिससे हमें आय पैदा होती है, आय पैदा होती है, इनकम पैदा होती है, आय पैदा होती है। और लायबिलिटीज जिसमें हमको पैसा देना पड़ जाता है, पैसा देना होता है, ठीक है जी, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। अब एक कंपनी के लिए उसकी संपत्तियां क्या हो सकती हैं, उसके एसेट क्या हो सकते हैं। टेंजिबल मतलब जिनको आप छू सकते हैं, टेंजिबल और फिजिकल मतलब एक ही चीज होती है। टेंजिबल और फिजिकल मतलब एक ही चीज है। कंपनी के लिए फैक्ट्री और उसकी मशीनें क्या है, संपत्ति है। क्योंकि कंपनी के लिए पैसे कौन बना के देगा, मशीनें, और जो फैक्ट्री है वो आपको पैसा बना के देगी। कंपनी पैसा देगी किसको, जब वो लोन लेकर बैठी है या कंपनी ने बॉन्ड जारी किए हैं, तो कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर ब्याज। तो लोन या बॉन्ड के ऊपर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज जो देना पड़ जाएगा आपको, तो विच मींस पैसा गया ना आपका भाई। संपत्ति वो है जो आपको पैसा दे, और लायबिलिटी वो है जो आपसे पैसा ले जाए। हाँ, लेबर तो आएगी उसके। एक बड़ा एग्जांपल मेरे पास है। बेटे और बेटी में क्या फर्क होता है। यदि रूढ़िवादी सोच बताई जाए, रूढ़िवादी क्या होती है जानते हैं आप। रूढ़िवादी मतलब एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। उनके लिए बॉय क्या होता है, एसेट, संपत्ति, और गर्ल क्या हुई, लायबिलिटी। क्योंकि लड़की को पढ़ाएंगे पैसा लगेगा, ठीक है, शादी कराएंगे पैसा लगेगा, और जब वो नौकरी में जाएगी तो पैसा उनके पास तो आया नहीं, वो जहां शादी हुई है। राइट, पेरेंट्स बेटी को पढ़ाते हैं, मान लो डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, टीचर प्रोफेसर बना दिया, पैसा खर्च कर दिया, बीएड करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, और जब उसकी शादी होगी तो भी पेरेंट पैसा खर्च करेंगे। और मान लो शादी के बाद उसकी जॉब लग जाए, तो उसने अपने पिता को सपोर्ट कहाँ किया पीछे, जिन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और शादी कराई, वो तो कहीं और दे रही है पैसा। तो एक उस मानसिकता से देखा जाए तो गर्ल्स क्या हुई, लायबिलिटी। मगर बेटा क्या हुआ जी, संपत्ति। बेटे को पढ़ाया तो बेटा जॉब करेगा, पैसा उसी घर में वापस आएगा। मगर ये सोच संकीर्ण सोच है। क्यों, बेटा उम्र भर अकेला रहेगा क्या। जब उसने शादी करनी है तो जिनकी भी बेटी आपके घर में आ रही है और उसकी जॉब है, तो ये तो अदला बदली हुई ना एक तरह से, कि आपकी बेटी ने जॉब करी है तो कहीं और वो पैसा दे रही है किसी और फैमिली को, तो किसी और की बेटी भी तो आपके घर में आ रही है, और वो जॉब कर रही है तो आपको नहीं पैसे दे रही है, वो आपने पढ़ाया उसको। राइट। तो बोलने का अर्थ क्या है
कि ये एक संकीर्ण मानसिकता थी जिस कारण से लड़कियों को लंबे समय तक पढ़ाया। इनको पढ़ा के क्या करेंगे, इनकी शादी हो जानी, फिर कहीं और चले जाना है, तो क्यों पढ़ाएं इनको। दिस वॉज द रॉन्ग मेंटेलिटी। इंटेंजिबल मतलब जिनको आप छू नहीं सकते हैं, जैसे पेटेंट राइट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग्स। जैसे मान लीजिए ये व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिनको आप छू नहीं सकते हैं। मान लो किसी कंपनी ने किसी ड्रग मैंने किसी दवाई पर क्या बना दिया, एक पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट, उसके ऊपर अधिकार, मैन्युफैक्चरिंग राइट उसके ऊपर। तो कोई भी कंपनी दवा को बनाएगी तो उन्हें उस कंपनी को, जो मेन कंपनी, रॉयल्टी पे करनी पड़ जाएगी, समझे। जैसे इंडिया की कई कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, कोविड वैक्सीन, तो उन्होंने उसको इजाद किया, साइंटिस्ट लगे, पैसा लगा। अब कोई दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले को उनसे लेकर ड्रग्स बनाना चाहती है तो उनको पे करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे म्यूजिक है, राइट, या कोई सिंगर है, कोई किताबें लिख के गया है, प्रेमचंद है मैं मान लीजिए, तो प्रेमचंद की किताबें आज भी बिकती हैं। प्रेमचंद दुनिया में नहीं है, तो प्रेमचंद के जो बेटे हैं या पोते हैं, उन परिवारों को आज भी क्या मिलती है, रॉयल्टी। किताब जब छपती है तो छापने वाली कंपनी देती है रॉयल्टी किसको, उसके लेखक को, तो लेखक तो जिंदा है नहीं है। मैंने प्रेमचंद की किताबें आज भी धड़ल्ले से बिक रही हैं, तो करोड़ों रुपए का पैसा रॉयल्टी की फीस के रूप में किनको जा रहा है, उनके परिवार वालों को। एक ट्यून थी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैवी सुन, तो वो ट्यून आज भी सेम की सेम है कि नहीं है। आप जब भी किसी के बर्थडे पार्टी में जाकर वो जो गीत गाते हैं, कोई डिफरेंट ट्यून है, आज भी कि सेम ट्यून पे चल रहा है सारा सारा। फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया टू साउथ कोरिया आप देखेंगे यही ट्यून पे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं। अब ये ट्यून जो है किसी व्यक्ति ने बनाई हुई है, अगर आप अपने घर में गाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी फिल्म में अगर ऐसा बोला आपने हैप्पी बर्थडे टू यू ट्यून पे, तो पैसा देना पड़ता है उसके लिए। तो आज भी इस ट्यून के लिए किसी फिल्म में जब हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं ना, तो इस ट्यून को बजाने के लिए उस जिसने उसको बनाया था उसकी फैमिली को पैसा देना पड़ता है। ये है फैक्ट। तो मेरे बोलने का अर्थ है कि टेंजिबल होता है जिनको आप छू सकते हैं, और इंटेंजिबल मतलब जिनको आप छू नहीं सकते, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, संपत्तियां। समझे आप। और जो यहां हम देखें तो लाइबिलिटीज में क्या आता है, वर्कर की गाड़ी, पेंडिंग पेमेंट, रॉ मटेरियल, ये सारा क्या है जी, कंपनी की क्या है, लाइबिलिटीज है। मैंने जो चीजें कंपनी से पैसा लेकर जाएंगी उनको बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटी, मैंने देनदारी। और जो कंपनी को पैसा लेकर आएंगी, कंपनी के लिए पैसा वो बनाएंगी, उन्हें बोलते हैं आप एसेट। अच्छा, गाड़ी जो है वो जो कार होती है वो संपत्ति है या देनदारी है, बताओ। कार संपत्ति की लेनदारी, देनदारी है कार। राइट राइट, यही है। यदि आप कार खरीद रहे हैं अपने शौक के लिए तो उसकी किस्तें आप भरेंगे, पेट्रोल आप देंगे, मैंने आपने पैसा खर्च किया और पैसा खर्च आपसे करवाएगी वो, तो वो क्या हुई, देनदारी, लाइबिलिटी। बट आपने कार खरीदी किसके लिए, टैक्सी पर्पज के लिए, तो किस्तें भी वही भरेगी, ड्राइवर का भी मंथली वो निकालेगी, और पेट्रोल का भी खर्चा वही, सर्विस का खर्चा वही, सारा वही, चिंता ही नहीं है। बट है क्या वो, फिर वो टैक्सी है, समझे। आपने घर बनाया अपने लिए तो वो एसेट है कि लाइबिलिटी है, बोला इकोनॉमिक्स टर्म में क्या हुआ है, वो लाइबिलिटी हुआ, क्योंकि वो उसका पेंट भी करवाना पड़ेगा, फिर सफाई भी करवानी, कोई रखना पड़ेगा आपको सफाई के लिए, और सारा कुछ है वो, बिजली का बिल भी आएगा। पैसा लगाया और लगेगा आपका, पैसा लगाया और लगेगा उसके ऊपर मेंटेनेंस के लिए। बट मान लो आप खुद रहते हैं एक कमरे में, बाकी सारा पीजी या रूम बना दिए, फिर क्या हो, एसेट बन गया। बिजली का बिल भी वही देंगे, किस्तें भी घर की वही भरेंगे, कुछ नहीं, घर फ्री आपका 5 साल में, ये फैक्ट है। जैसे मान लीजिए जमीन आपकी है और आपने उसमें 4 मंजिला जो है वो क्या बना दिए, रूम बना दिए, और सपोज करिए 4 मंजिला रूम मतलब सिर्फ नॉर्मल रूम बनाया आपने, और आपने खर्च कर दिया 30 लाख रुपए, हाउस लोन ले लिया आपने। अब 4 मंजिला जो ये बिल्डिंग है उसमें मान लीजिए कि रूम है, सपोज कर लीजिए, सपोज 10 रूम है जी, मान लेते हैं, सही है, 10 रूम है,
10 रूम का किराया मान लो एक का 4,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये जो है यहां से आपको क्या आएगा, रेंट आएगा 40,000 रुपीज, और 30 लाख रुपए आपका 5 साल में लगभग जो है वो कट जाएगा। तो 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, बस आपकी जमीन थी, कुछ नहीं किया आपने, खुद झोपड़ी में लेटे हुए हैं, और आपने 30 लाख की बिल्डिंग बनाई, 5 साल बस दी, और 5 साल में उसने घर को फ्री कर दिया। फिर आप एक कमरा 10 में से 2-3 कमरे खुद ले लीजिए और एक और ले लीजिए, फिर 30 लाख का लोन। इट मीन्स दैट कि अगर आप उसको संपत्ति के तौर पे रखते हैं तो आपका मेंटेनेंस का खर्चा खुद आएगा, और अगर आपने संपत्ति के तौर पे रखते हैं तो आपने इसको एज अ रूम पीजी बना दिया है, और अगर रखें देनदारी के रूप में तो क्या है, फिर आपने उसे एज अ घर पर्सनल बना के रखा है, तो उसमें फिर आपके खर्चे लगेंगे, ये बात होती है इसमें। अच्छा मुझे बताइएगा, किसी कंपनी के लिए संपत्ति क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है? किसी कंपनी के लिए संपत्ति मतलब उसकी फैक्ट्री और उसकी मशीन क्या है जी, संपत्तियां हैं। और किसी कंपनी के लिए लोन और उसके वर्कर की सैलरी क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा उससे लेकर जाएगी और फैक्ट्री मशीनें पैसा उसको देंगी। तो कंपनी के नजरिए से संपत्ति वह चीज है जिसमें उसे आमदनी उत्पन्न होती है, और कंपनी के नजरिए से लायबिलिटी या देयता वह रकम है जो उसे किसी को चुकानी पड़ जा रही है। तो कंपनी की बैलेंस शीट इसको बोलते हैं। और बैलेंस शीट अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी क्या है जी, कम, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट अच्छी होना। और अगर उल्टा मामला हो जाए कि एसेट कम है और लायबिलिटी क्या है जी, ज्यादा, तो बैलेंस शीट क्या हो जाती है उनकी, खराब। तो बैलेंस शीट को सुधारने के लिए आपकी लायबिलिटीज है वो कम से कम होनी चाहिए, जो लायबिलिटी होती है। चलिए, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट हम समझ गए। अच्छा, बैंक की बैलेंस शीट को हम समझे, तो बैंक के लिए संपत्ति क्या है? बैंक के लिए संपत्ति क्या होती है, कैन यू गेस? देखिए, बैंक जो लोन देता है वो क्या होती है उसकी संपत्ति, क्योंकि बैंक लोन देकर ही पैसा कमाता है। तो बैंक के लिए लोन क्या हुए, संपत्ति हुई। और बैंक में जो लोग जमा कराते हैं पैसा, वो क्या होती है उसकी लायबिलिटी, देयता, क्योंकि वो उसको एक टाइम बाद पैसा वापस करना है। इट मींस एसेट्स क्या हुए जी, लोन, और लायबिलिटी क्या हुई, डिपॉजिट। समझे? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन ऐसे एसेट हैं बिकॉज वो बैंक के लिए ब्याज कमा कर देते हैं, ब्याज माने इंटरेस्ट बना के देते हैं। तो बैंक को ब्याज कमाने को मिलता है, इसलिए क्या उसके लिए वो एसेट है। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लायबिलिटी होती है, काहे कि बैंक हैज टू रिटर्न इट टू द डिपॉजिटर, माने बैंक को एक समय के बाद सारा पैसा इनको वापस करना है जी, जो जिन्होंने पैसा वहां जमा कराया है। ठीक है जी, फटाफट से इनके बीच में डिफरेंस आप लिख लीजिए जी, कंपनी की बैलेंस शीट और बैंक की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है, माने संपत्ति और देनदारी का मतलब क्या है, और उधर जो बैंक की बैलेंस शीट है उसमें एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है, जल्दी से। हो गए जी? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, व्हाट इज डिपॉजिट्स? ऐसा धनराशि जो आप बैंक में जमा कराते हैं उसे बोलते हैं डिपॉजिट्स। ये दो टाइप के होते हैं, डिमांड और टाइम। डिमांड मतलब कि जब आपको नीड पड़ेगी आप पैसा बैंक से निकाल लोगे, विड्रॉ कर लोगे, वो वर्ड डिमांड डिपॉजिट। और एक ऐसा पैसा जो एक टाइम के लिए लॉक कर दिया जाता है उसे बोलते हैं आप टाइम डिपॉजिट। जैसे कि जो आपकी करंट अकाउंट होते हैं, चालू खाता, और जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट होता है माने बचत खाता, ये क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। माने इन खातों से जब चाहे आप पैसा बाहर निकाल सकते हैं। आपको नीड पड़ गई, डिमांड पैदा हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई है, आप निकाल सकते हैं पैसा। मगर जो फिक्स डिपॉजिट है और जो रेकरिंग मतलब आरडी आपने सुना होगा जी, रेकरिंग डिपॉजिट्स, इनमें आपको एक टाइम के बाद पैसा निकालना होता है, नहीं तो फिर आपको पड़ती है पेनल्टी। और एकदम से पैसा निकलेगा भी नहीं। क्या बोलें कि अभी हम गए एफडी तोड़वाने के लिए सुबह और पैसा हम लेकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होएगा। बैंक की एफडी तोड़ने पर पेनल्टी तो पड़ती है, बट आपको पैसा भी तुरंत नहीं मिलेगा। शायद कल मिले, शायद परसों मिले, तरसों मिले, ऐसा भी होता है। ठीक है जी। तो क्या आप समझे कि टाइम डिपॉजिट्स में और डिमांड डिपॉजिट्स में क्या फर्क होता है, राइट? करंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें आप चाहें तो सारा का सारा पैसा एकदम से बाहर निकाल सकते हैं, मगर सेविंग्स अकाउंट में आप सारे का सारा पैसा एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते। ये डिफरेंस है। करंट अकाउंट कौन रखता है जी? ठेकेदार। करंट अकाउंट ठेकेदार रखता है और सेविंग्स अकाउंट रखता है कौन? आम आदमी। आम आदमी को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो थोड़े पैसे निकालता है, थोड़े खाते में रखता है। और जो बिजनेसमैन मैंने ठेकेदार है, मान लो उसको महीने की 3 तारीख को कैश में पेमेंट करनी है। आज करनी पेमेंट, मान लो चंबा में ठेकेदार का काम मान लो बनीखेत में चला, उसने कल करनी पेमेंट वहां पे, परसों उसने पेमेंट करनी है मान लो जसूर में जाकर, तो उसको इमीडिएट क्या चाहिए होता है? कैश। तो उसके पास कौन सा खाता होता है जी? करंट अकाउंट। यहां पे कोई लिमिट नहीं होती है। आपके खाते में अगर मान लो 1 करोड़ रुपए है, कितना जी? मान लो 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ आप निकाल सकते हैं चलते ही बाहर, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत क्या होती है? ज्यादा होती है। आज भी आप देखेंगे, जैसे अभी तो मुझे इतना नहीं मालूम है, मगर जो भरमौर में हाइड्रो पावर प्लांट हैं, उनके जो इंप्लॉय है उनकी सैलरी किस में आती है जी? कैश में। आज भी काफी सैलरी उनकी कैश में पे की जाती है उनको। तो इतना सारा पैसा कैश में लेकर आना, तो कहां से मिलेगा कैश में पैसा? किसी इंजीनियर की सैलरी लाख 1.5 लाख, किसी वर्कर की सैलरी 20,000 रुपए होनी है। लगभग बोलते हैं कि भरमौर के अंदर जो पेमेंट करवाई जाती है एम्प्लॉयज को पर मंथ में, वो उसका 70-80 लाख का अमाउंट होता है। तो जो उसका मालिक है उसका खाता कैसा होना चाहिए जी? करंट अकाउंट का, ताकि जितना कैश उसको चाहिए होगा बैंक उसको उपलब्ध करा ले। तो जिनका करंट अकाउंट होता है, बैंक कम से कम उतने अमाउंट का कैश हमेशा अपने पास रखता ही रखता है। जैसे मान लो मैं बैंक मैनेजर हूं और मेरे बैंक में मान लो कि 10 खाता धारक ऐसे हैं जो करंट अकाउंट वाले हैं मान लो, और उनके खाते में सपोज कर लो 50 लाख रुपए है या 10 करोड़ रुपए है, तो बैंक अपनी सेफ्टी में 10 करोड़ रुपए हमेशा रखेगा कि अगर इमीडिएटली आगे बंदे तो। अब करंट अकाउंट वाले पे रूल क्या है? जितना चाहे निकाल सकता अपने पैसा वो। यदि वो बोले कि मेरे खाते में 10 करोड़ है और सारा निकालना है मेरे को, निकाल सकता है। तो इसलिए अंडरस्टैंड कीजिएगा, सेविंग्स अकाउंट का पैसा एकदम से निकाल आप नहीं सकते हैं, बट और एफडी का पैसा तो आप निकाल नहीं पाएंगे टाइम से पहले। अगर निकालना हुआ तो फिर उसके बड़े सारे रूल्स हैं कि पेनल्टी पड़ेगी, 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, यूं करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। चलिए कल हम डिस्कस करेंगे मनी की जो M1, M2 और M3 और M4 वाला जो फॉर्मूला है वो कल डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लीजिए ब्रेक। नेक्स्ट है ज्योग्राफी।